हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं वह है अरबों का सिंध आक्रमण, यानी अरबों का सिंध पर आक्रमण। या हमारा देखते हैं अरबों का ये पहला आक्रमण जो था, या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण था। इसी के बाद देखते हैं अरबों के बाद तुर्कों का जो है हमारा भारत में आगमन हुआ था। इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से इस्लामिक देश यानी हमारा जो खलीफाओं के शासन काल में किस तरह से जो है वह साम्राज्य को विस्तार करने में लगे हुए थे। तो आज आइए हम जानते हैं कि उसी के परिप्रेक्ष्य में बाद में देखते हैं अरबों ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, यानी सिंध पर आक्रमण किया था। इसके बहुत सारे रीजन हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी सिंध का आक्रमण और उनकी प्रभाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा भारत है और भारत के बगल में क्या है, यहाँ पर जो है अरब है। क्या है? अरब का क्षेत्र है ये पूरा। और ये अरब का क्षेत्र ज्यादातर क्या है, मरुस्थल भाग है। यहाँ बहुत कम जो है वर्षा होती है। पानी की कमी के कारण लोग जो है खेती के बजाय जो लोग क्या करते हैं, पशुपालन और व्यापार पर ही निर्भर रहते थे। यहाँ अरब के लोग व्यापार के भरोसे से अपना पालन पोषण करते थे। भारत में देखते हैं कि भारत अगर हम देखते हैं कि अरब का जो संपर्क है वो व्यापार से ही शुरू हुआ था पहले, क्योंकि अरब व्यापारी पश्चिमी घाट पर ये क्या करते हैं, पश्चिमी घाट पर हमारा जो है आकर यहीं पर जो है व्यापार करते थे। और यहाँ देखते हैं कि खंभात की खाड़ी, यहाँ खंभात की खाड़ी और सोपारा महाराष्ट्र एरिया जो है यहाँ सटा हुआ, यहीं पर जो है व्यापार व्यवसाय जो है किया करता था। और यह जो देखते हैं ये अरब व्यापारी या सौदागर जिसको बोला जाता है वो भारतीय तट पर यानी 636 ईस्वी से शुरू हो गया था। और 7वीं शताब्दी से देखते हैं के बाद जो है समुद्री व्यापार पर जो है उनका वर्चस्व हो गया था अरब व्यापारियों का। क्योंकि हम इसके अरब के इतिहास को देखेंगे कि सामुद्रिक व्यापार पर जो है काफी वर्चस्व था, यानी उसके बंदरगाहों पर वर्चस्व था। इसका परिणाम स्वरूप यही हुआ था कि अरब व्यापारी जितने भी थी मालाबार की मंडियों, यहीं पर मालाबार की जो मंडियां हैं, ये मंडियों पे आकर के क्या करते थे, यहाँ पर बसने लगे थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी थी। और इस तरह से कहा जाता है कि एक माना जाता है कि मालाबार का जो एक राजा है चेरामन पेरुमल जो है इस्लाम को कबूल कर लिया था। लेकिन ऐसे ही समय में जिस समय लोग आए थे, जिस समय ये मालाबार की मंडियों में इसमें प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश जो है हमारा भारत में उफान पर था। तो इस तरह से प्रतिहार वंश के शासकों ने काफी इसका विरोध किया। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे भारत के जो है ऐसे शासक भी थे जो वल्लभी में और अनिलवाड़ा में ये क्षेत्र में, ये अनिलवाड़ा या वल्लभी में जो है क्या है कि कुछ जो है मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए सहयोग भी दिया था, ये माना जाता है। यहाँ तक कि जो है सौराष्ट्र और गुजरात, खंभात और कालीकट में जो है कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या है मुस्लिम बस्तियां बसने लगी थी। तो इस तरह से संपर्क था हमारा भारत का और अरबों का व्यापार के सिलसिले से। तो हम लोग आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या कारण था राजनीतिक कारण में। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। ये राजनीतिक कारण क्या है, प्रादेशिक विस्तार यानी पूर्वी प्रसार और भारत की राजनीतिक कमजोरी का आक्रमण का कारण बनी थी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सिंध पर अरब जो आक्रमण का एक पूर्व नियोजित या राजनीतिक कोई योजना का नहीं था, बल्कि यह क्या था, पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जो उसके बाद जितने भी इस्लामिक खलीफा होने लगे तो सभी क्या थे, साम्राज्य विस्तार करने लगे। यहाँ पर देखते हैं पूरा अरब का एरिया सिरिया है, सिरिया, इराक, आर्मेनिया, जितने भी थे, अफगानिस्तान का क्षेत्र, ये सब ट्रांसक्सियाना, यहाँ तक कि जो अफ्रीका के यहाँ का साइड है, अफ्रीका का भी जो है पश्चिमी उत्तरी तट, अफ्रीका के जो है उत्तरी तट पर जो है वहां पर भी जो है, यहाँ तक कि दक्षिणी मिस्र, स्पेन, ये सब कुछ कुछ क्षेत्रों पर क्या साम्राज्य विस्तार करने लगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे। तो वहां देखते भारत पर आक्रमण का खलीफा, भारत पर भी आक्रमण किए थे खलीफा हजरत जो है उमर ने, के कोंकण के तट पर हुआ था कहा जाता है। लेकिन उस समय हमारा वतापी चालुक्य जो सम्राट था पुलकेशिन द्वितीय था। लेकिन उस समय क्या हुआ, चालुक्य सेना अरब वालों को बहुत ही बुरी तरह से पराजित कर खदेड़ दिया था। तो सिंध पर अरबों का आक्रमण की राजनीतिक और उसकी प्रादेशिक विस्तार का नीति का ही परिणाम था। पश्चिमोत्तर भारत में हम देखते हैं सिंध पर अपना आक्रमण अरब वालों के लिए जो है
पूर्वी प्रसार का एकमात्र ही रास्ता था ये हमारा, और बल्कि पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक कमजोरी का फायदा यानी अरब वालों ने लिया। यानी भारत की राजनीतिक जो कमजोरी है वह अरब आक्रमण का एक मूल कारण बना। तो इस तरह से जो है ये हमारा राजनीतिक कारण के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भारत की क्या है, भारत की अथाह धनराशि, विपुल धनराशि को प्राप्त करना सबसे बड़ा था कि प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ पर सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यही था अरबों का कि भारत को जो अथाह जो धनराशि है, जो धन संपत्ति है, उसको हमको प्राप्त करना है। कि भारत की आर्थिक दृष्टि से क्या है, भारत एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था और अरब जो है सौदागर जितने भी थे, व्यापार थे, इससे वाकिफ थे। यानी पहले जो व्यापार करते थे सब जानकारी थी इससे। तो उन्होंने भारत में जो राजनीतिक शक्ति का जो विघटन बहुत करीब से देखा था, क्योंकि भारत में बहुत सारे से राजवंश थे, उसकी राजनीतिक शक्ति का जो पतन हो रही थी, लोगों की कमजोरी को इनकी कमजोरी को पकड़ भी लिया था। तो इस तरह से उसके यानी अरब वालों के मन में यही इच्छा और आकांक्षा पैदा हुई, क्यों ना जो है भारत की इस कमजोरी का फायदा उठाकर जो है धन संपत्ति जमा किया जाए अपने पास। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर के उन्होंने सिंध पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये हमारा आर्थिक कारण देखते हैं। अगला हम देखते हैं जो धार्मिक कारण। धार्मिक कारण को मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करना, यहाँ तक कि काफिरों को समाप्त करना। यानी अरब वासी यही चाहते थे कि इस्लाम धर्म का एकमात्र जो है संरक्षक और पृष्ठपोषक भी थे। उनमें एक अदम्य साहस था अरबों का, उनमें तलवार के बल पर उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करने का बहुत प्रयास किया। काफिरों को नष्ट करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। तो खलीफाओं ने जिन प्रदेशों पर जो है विजय प्राप्त किया, वहां उन्होंने जो है स्थानीय जो है धर्म पर जो है प्रहार किया था। तो उसे उस तरह से देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में जो है समूल नष्ट करने की कोशिश किया था। ये आर्थिक हमारे देखते हैं धार्मिक। अब हम देखते हैं कि तत्कालिक कारण देखते हैं कि सामुद्रिक डाकुओं द्वारा अरब वालों के जहाज सिंध के पास लूटे जाने के कारण जो है यह एक तत्कालिक कारण था। यही हम देखते हैं कि जो है तत्कालिक कारण में कि कहा जाता है कि अरब का जो जहाज था यानी सामुद्रिक डाकुओं द्वारा हमारा श्रीलंका से, कहा जाता है कि श्रीलंका से यहाँ से जो है जा रहा था और यहीं पर देवल का क्षेत्र है, यहीं पर जो है अरबों का जो है जहाज लूट लिया था। तो इस तरह से जो है सिंध पर आक्रमण किया गया था। कहा जाता है इस तरह से कि लंका के राजा ने इराक के गवर्नर यानी इराक का जो गवर्नर था वह हजाज था और उसकी सेवा यानी उसकी सेवा करने वाले दास दासियों का उपहार भरा जहाज था। वह जहाज जो है भेजा था समुद्री लुटेरों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर जहाज जा रहा था तो यहीं पर समुद्री लुटेरों ने जो है लूट लिया था। तो एक बहुत सारे इसके बारे में बहुत सारे किंवदंतियां हैं और बहुत सारी इसकी कहानी कथा अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार जो है बोले जाते हैं। तो एक कथा के अनुसार ये हुआ कि समुद्री लुटेरे के द्वारा लूट लिया जाता है और मांग किया गया। दूसरी है कि जहाज पर श्रीलंका में बहुत सारे से मरे हुए अरब के लोग व्यापारियों के अनाथ पुत्रियां थी। कहा जाता है कि यहाँ अरब के जितने भी सब लोग यहाँ थे तो उनके जो मरे हुए जो अनाथ पुत्रियां थी वहां पर जो है समुद्री डाकुओं ने जो है क्या किया, अपहरण करके ले भागे थे। तो सत्य जो भी हो, लेकिन हजाज ने सिंध के राजा दाहिर से जो है हरजाना और डाकुओं से दंडित करने का जो फरमान जारी किया था हजाज ने। तो उस तरह से दाहिर फरमान ने क्या किया कि इनकार कर दिया, उसकी बात को नहीं माना। तो इस तरह से देखते हैं हजाज ने अपने खलीफा यानी वाहिद से जो है सिंध पर आक्रमण करने के लिए आदेश प्राप्त किया और इसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि सिंध पर आक्रमण करने के लिए जो है भेजा गया था। तो ये सब बहुत सारे, लेकिन तत्कालिक कारण यही था कि इराक के गवर्नर हजाज थे और हजाज के द्वारा जो है मांग किया गया था क्योंकि इनके जहाज को लूटे जाने के कारण। और सिंध में हमारा यहाँ क्या है, ये सिंध का क्षेत्र है, ये सिंध के जो राजा थे इनकार कर दिया ताहिर ने। आइए हम लोग देखते हैं कि सिंध पर अरब आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था। क्योंकि भारत का जो है अरब आक्रमण यानी प्रथम जो आक्रमण है वह हमारा उबेदेला के नेतृत्व में भेजा गया लेकिन असफल हुआ। दूसरा जो आक्रमण हुआ 711 में, ये भी 711 में हुआ था और ये भी 711 में कि हमारा जो है अरबों का सिंध पर प्रथम आक्रमण कब हुआ, 711 ईस्वी में। और दूसरा भी जो है 12 ईस्वी में बुदील के नेतृत्व में, लेकिन ये भी असफल हुआ।
तब जो है यानी हजाज ने जो अपने दामाद जो था यानी मोहम्मद बिन कासिम को 712 में यानी भारत अरबों का प्रथम सफल अभियान कब हुआ था, ये 712 में, यानी सिंध पर प्रथम सफल अभियान कब हुआ था, तो ये 712 ईस्वी में। ये ध्यान रखेंगे 711 और 712 को कि अरबों का प्रथम आक्रमण सिंध पर 711 और अरबों का प्रथम जो है सफल आक्रमण जो है सिंध पर कब हुआ था, 712। ये दोनों डेट जो है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पूछा जाते हैं क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान रखेंगे। ये तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सफल हुआ और पत्नी क्या हुआ, जुबेदा इनकी थी, इनकी यानी हजाज की जो है पुत्री थी, उन्हीं पुत्री से विवाह किया था। तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना यानी बहुत सारे सेनाओं को जो है एकत्रित किए थे, सीरियाई का भी किए थे और इराकी सेना को भी किए थे। एक जो है मालाबार मकरान यानी मकरान यानी ईरान के जो है के क्षेत्र में मकरान पड़ता है। मकरान के एक हारून नामक सैनिक से सलार थे, उनके बहुत सैनिक सहायता किए थे, यानी पत्थर फेंकने वाला जो है इसे तोपखाने का भी जो है था इनके पास, जो काफी जो है मोहम्मद बिन कासिम को सहायता किया था। तो सिंध प्रांत देखते हैं कि सबसे पहले अब हम देखते हैं कि सिंध प्रांत का क्या कहानी है, क्योंकि देखते हैं कि प्रारंभ से जो है यहाँ पर सिंध पर जो है प्रारंभ से क्या है, यानी यहाँ देखते हैं कि ये जो है प्रारंभ से राय परिवार का शासन था। यहाँ क्या था, सिंध पर जो है राय परिवार का शासन था। यहाँ पर शुरू में जो है राय परिवार का यह शासन था। तो उसी तरह देखते हैं 5 शासकों ने, यहाँ पर क्या है 5 शासकों ने जो है यानी 5 शासकों ने जो है यहाँ 137 बार यानी 137 वर्षों तक जो है शासन किया था 5 शासकों ने। इसीलिए जो है 5 शासकों ने 137 वर्षों तक शासन किया था। राजधानी यहाँ क्या था, आलोर को बनाया था। क्या था, आलोर को जो है राजधानी बनाया था और इस तरह से शासन कर रहा था राय परिवार के लोग। तो एक थे हमारा राय साहसी द्वितीय के काल में, उसके एक ब्राह्मण मंत्री थे, उसका नाम था चच ने ही जो है उस ब्राह्मण मंत्री ने जो है राय साहसी द्वितीय को हत्या कर चच वंश की स्थापना किया था। तो इस तरह से चच वंश के समाप्त हमारा जो देखते हैं या जो है चच वंश की जैसे स्थापना करती है, तो चच ने इनकी जो विधवा एक रानी है, उस रानी का नाम है जो है हमारा जो है उस रानी का सोहंदी, यानी उस राय साहसी द्वितीय का ब्राह्मण मंत्री चच की हत्या कर यानी चच वंश की स्थापना की। उसकी विधवा रानी जो सोहंदी थी, यानी देखिए ध्यान रखेंगे सोहंदी से विवाह कर लिया कौन, हमारा जो है ये विवाह कर लिया चच ने। तो चच ने ही जो है राजधानी कहाँ बनाया था, ब्राह्मणाबाद बनाया था और अरबों ने इसे क्या कहा, बेहमनाबाद। और चच के 2 पुत्र थे, एक था दाहिर था और दूसरा था दाहिर सीम था। तो दाहिर को जो है अब शासक बना, इसके बाद दाहिर जो है अपने समय में जो है बने। और इस समय देखते हैं कि सबसे पहले जो है दाहिर जैसे शासक बनता है तो उसके शासन काल में जो है अपने जितने भी सगे संबंधी या चाचा भतीजा जितने भी थे सभी को जो है प्रांतों में और जिलों में जिस तरह से सूबों में जो बंटवारा किए थे सबको अपनी जगह में रखे थे, यानी सभी राज परिवार से संबंधित सभी को जो है अपने उच्च पदों पर बैठाए हुए थे और शासन कर रहे थे। तो इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से देखते हैं कि जो है सबसे पहले जो हमारा जो है मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण होता है तो वह देवल पर होता है, देवल पर, क्योंकि दाहिर का कौन था, ये दाहिर का भतीजा था जो 4000 सैनिक के साथ जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर जारी था, यानी 4000 सैनिक उसके पास था दाहिर के भतीजा के पास। तो यहाँ हम देखते हैं एक ब्राह्मण ने जो है एक उसकी दीवार जो प्राचीर को भेदने का राज खोल दिया था, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था तो इस किले को जो भेद नहीं कर पा रहे थे, तोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन हमारा जो है इतिहास गवाह है कि हमारे जितने भी विदेशी आए तो उसके पिट्ठू बनकर कुछ न कुछ लोग जो है उसकी सहायता किए। जैसे हम सिकंदर के आक्रमण के समय देखते हैं, उस समय भी यही बात हुई। तो इस समय भी देखते हैं एक ब्राह्मण ने जो है प्राचीर भेदने का राज खोल दिया, तब जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है वह जो है अंदर जो है प्रवेश किया इस देवल के किले में। यहाँ पर बहुत सारे औरतें थे, बच्चे थे, दास बना लिए गए, यहाँ तक बहुत सारे से नौजवान वृद्ध लोग थे वो मार दिए गए। हज्जाज ने क्या किया,
यानी हजाज को जो है 75 यानी सुंदर सुंदर जो है महिलाओं को जो है वहां पर उपहार के रूप में भेजा गया। और वहां देखते हैं कि देवल विजय की जो है सूचना भी भेज दी गई हजाज को, यानी हजाज जो था क्या है उसको सूचना भी भेज दी गई थी। यानी अब हमारा क्या है यहाँ पर अरब है, हजाज यहाँ थे है ना, हजाज थे। अल वालिद, वालिद ये क्या है, खलीफा है, यानी खलीफा, ध्यान रखेंगे ये खलीफा है। और अरब के जो गवर्नर है वह है हजाज है। और ये क्षेत्र हमारा क्या है, सिंध क्षेत्र है, आज जो पाकिस्तान के क्षेत्र है। तो इस तरह से देखते हैं कि यह जो देवल पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन वासिम को कुछ लोग जो है किंवदंतियां के अनुसार, कहानियों के अनुसार बोले जाते थे कि देवल में भगवान भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर था देवल में। और वहां पर क्या है कि वहां पर कासिम ने जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने तोड़ा। इस मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 3 दिनों तक देवल को पूरी तरह से जो है वह नरसंहार किया। और इस तरह से कहा जाता है कि 17 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी अधिक पुरुषों थे उसे मार दिया गया और शेष बचे हुए लोगों को जो है छोड़ दिया गया और उस पर जजिया लागू कर दिया गया। यानी जजिया प्रथा लागू कर दिया गया। यानी जजिया क्या था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, उसके संरक्षक के रूप में के लिए जो है जजिया टैक्स लागू कर दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं देवल के बाद निरुन का शहर। यानी निरुन क्या था, बौद्ध प्रसिद्ध नगर था। क्या था, बौद्ध प्रसिद्ध नगर था, यानी बौद्धों का प्रसिद्ध नगर कहा जाता है। दाहिर का पुत्र यहाँ पर क्या था, जयसिंह शासन कर रहा था। तो जैसे ही जो है अरबी सेना आया यहाँ पर निरुन में, आते ही भाग खड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है उसे कमजोर लगा, क्योंकि वो देवल के दुर्ग पर जो प्रवेश करके अपने अधीन कर लिया, तो निरुन पर जो है भी करना स्वाभाविक था। तो निरुन पर जैसे आते ही जो है यहाँ के जो जय सिंह उसका जो पुत्र था वह भाग खड़ा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है सहवान को देखते हैं। सहवान कौन था, बाजरा, यानी वही दाहिर का चचेरा भाई था जो सहवान का में था। यानी सहवान में जो उसको जो रखा गया था वह दाहिर का चचेरा भाई था। और यह देखते हैं व्यापारियों का नगर था, याद रखेंगे ये निरुन हमारा बहुत प्रसिद्ध नगर था, लेकिन सहवान क्या था, व्यापारियों का नगर था। इनका जो है दाहिर का चचेरा भाई बाजरा यहाँ शासन कर रहे थे। यहाँ के लोग जो है व्यापारियों और पुजारियों ने जो है बाजरा का साथ नहीं दिया था जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने जो है आक्रमण किया था इन क्षेत्रों पर। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है अरबों के अधीन हो गया, यानी जो है अरब के अधीन भी सहवान हो गया। इसके बाद देखते हैं शीशम। ये शीशम ऊपरी सिंध का क्षेत्र है। और ये बाजरा क्या था कि बाजरा जो है वो भाग कर चले आ गए थे। यानी बाजरा जो है सहवान से लेकर यहाँ से जो हमारा बाजरा से जो था, यानी सहवान से भाग करके जो है यहीं पर शीशम में आकर ऊपरी सिंध पर जो है यहीं पर शरण लिया था। यहाँ क्या था, जाटों का नगर था। यह नगर कैसे था, याद रखेंगे ये बहुत प्रसिद्ध नगर था, ये व्यापारियों का नगर था, ये जाटों का नगर था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है मिलान चिन्ह में पूछे जाते हैं सब प्रश्न। तो जाटों का नगर ये शीशम था जो ऊपरी सिंध को कहा जाता है। और वहीं से जो बाजरा जो है, यानी बाजरा जो है सहवान से भागकर यहीं पर शीशम में जो है शरण लिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जाटों का नगर था। जाटों लोग जो है दाहिर से अच्छा संबंध नहीं था, कहा जाता है कि जाटों का जो है इससे अच्छा संबंध नहीं था। तो इस तरह से अरब सेना क्या किया कि दोनों को, यानी हम देखते हैं कि बाजरा को जो है समाप्त किया, उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पर जाटों को भी पराजित किया, लेकिन जाट लोग अधीनता स्वीकार कर लिया, बाजरा मारा गया और यहाँ पर जो है शीशम में भी जो है अरबों का अधीन हो जाता है। तो इन सब की सूचना हम देखते हैं। इन सब की सूचना जब दाहिर को मिली तो वह जो है तो अपनी सेना लेकर राजधानी जो ब्राह्मणाबाद जो बनाया था वह सिंधु नदी के जो है पूर्वी तट पर, यानी सिंधु नदी के जो पूर्वी तट पर जो है ये आ गए। और वहीं पर जो है एक जगह है रावर, क्या बोला जाता है, रावर या राजौर बोला जाता है, वहीं पर जाकर के वो खड़े हो गए। और वहीं पर जो है देखते हैं एक लड़ाई होती है, वह है राजौर। राजौर जो है देखते हैं कि
हम देखते हैं कि राजौर दाहिर की जो सेना लगभग कहा जाता है 50,000 थी, और इसी तरह देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का जो है 20,000 से भी अधिक थी। उसके पास सभी चीज थी, तो खाने से लेकर हर चीज मौजूद थी। तो इस तरह से देखते हैं राजौर में 20 जून 712 ईस्वी को जो है यानी दाहिर की सेना और मोहम्मद बिन कासिम की सेना में जो है भिड़ंत होती है। अरब सैनिक देखते हैं सिंध पार, अरब लोग क्या करता है, जैसे सिंध पार करता है ब्राह्मणावाद पर आते हैं, यानी ब्राह्मणावाद की ओर बढ़ता है। लेकिन दाहिर ने सोचा शायद कि जो है संचार या गुप्त व्यवस्था नहीं रही होगी, यानी दाहिर को नहीं रही होगी, हो सकता है या भी जो है अरब सेना जो है, ऐसा लग रहा था कि अरब सेना जो है कुछ सिंध के क्षेत्रों को लूट करके वह चला जाएगा, ऐसा जो है दाहिर को लगा था। लेकिन वह भी ब्राह्मणवाद में भी युद्ध करने की अवस्था में नहीं था, इसीलिए जो है उन्होंने जो है ब्राह्मण जैसे ही जो है अरब सेना ब्राह्मण की वाद की ओर तरफ दौड़ा, तो वैसी अवस्था में जो है ये भी दाहिर क्या हुआ, ये राजौर यानी रावर की ओर जो है बढ़ा। तो वहीं पर जो है दोनों की युद्ध होती है। दाहिर की कहा जाता है कि दाहिर के जो है हाथी की आंख में जो है तीर लग जाती है और हाथी अनियंत्रित हो जाती है, दाहिर जमीन पर गिर पड़ते हैं और और देखते हैं अरबी सेना क्या करते हैं, उसे जो भाले से या उसे मार दिया जाता है। दाहिर की मृत्यु के बाद जो है दाहिर की सेनाओं के जितने भी सेना थे सबके मनोबल टूट पड़ता है और वह भाग खड़ा होता है। और इस तरह से देखते हैं कि राजौर पर भी पूरी तरह से जो है अधीन हो जाता है राजौर को, और हम देखते हैं दाहिर का यह पूरी तरह समाप्ति हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मणवाद। ऐसे ही रावर या राजौर से जो है वह क्या बढ़ता हुआ मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आता है, यही ब्राह्मणवाद पहुंचा। क्योंकि ब्राह्मणवाद में जो है एक किले पे जो है महिलाओं ने जो है बहुत मोहम्मद बिन कासिम से जो है काफी सामना भी किया। लेकिन दाहिर का जो है ये पहली पत्नी, दाहिर की जो पहली पत्नी है वह है रानी बाई। क्या है, रानी बाई ने किया था और काफी जो है सामना भी की थी। लेकिन देखा कि जो है अंत में रानी बाई जो है भयभीत होकर अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए उनकी बहन, उनकी पुत्रियां, महल की जितने भी औरतें थी सभी ने एक साथ मिल करके जो है आत्मदाह कर लिए, यानी जोहर प्रथा का पालन किया, अपने आप को जिंदा जला लिया। तो इस तरह से देखते हैं। इसी के बाद यहाँ पर जो है ब्राह्मणवाद पर अधिकार पूरी तरह से हो जाती है। उसकी आगे चलते हैं तो उनकी दूसरी पत्नी मिलती है। दूसरी पत्नी यानी इसका नाम है रानी लाड़ी, और दो पुत्रियां हैं सूर्या कुमारी और परमल देवी। ये तीनों जो है को पकड़कर खलीफा के सेवा में भेज दिया जाता है, कहा जाता है। तो सिंध पर जो है 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का पूरी तरह से जो है अधिकार हो जाती है। सिंध की विजय के बाद हम देखते हैं 713 ईस्वी में मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था, मुल्तान पर, यानी मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद जो मुल्तान पर अधिकार कर लिया, जब यहाँ पर इतना सोना देखा कि मुल्तान का नाम जो है इन लोगों ने क्या रखा, मुल्तान का सोने का नगर, यानी सोने का नगर कहा गया, यानी सोने का नगर। मुल्तान को यशवर नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा इन लोगों ने कहा ये इतनी सोना था कि सोने का नगर या स्वर्ण नगरी की संज्ञा दिया इन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि जो है इसके बाद जो है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी इसकी किंवदंतियां हैं, तो इसके बारे में जानकारी। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 18 जुलाई 715 ईस्वी को हुई थी। तो ये बहुत सारे से इतिहासकार जो है अलग अलग बातें कही इसके बारे में। कहा जाता है कि 23 फरवरी 715 ईस्वी को जो है खलीफा अल वालिद की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद छोटे भाई सुलेमान बनते हैं, यानी जो पहले वालिद थे वो उनकी मृत्यु के बाद जो है सुलेमान जो है ये खलीफा बनते हैं इसके बाद। क्योंकि इसमें देखते हैं कि इस समय का जो जितने भी खलीफा थे क्या थे, उमैयद वंश के थे, क्योंकि खलीफाओं का शासन काल था और यह 7वें खलीफा था हमारा सुलेमान। तो ये इस तरह से जो है खलीफा सुलेमान और अल हजाज के बीच में जो है कि किसी बात को लेकर दुश्मनी था, कहा जाता है। तो हजाज की जैसे ही मृत्यु हो जाती है 714, यानी हजाज की भी मृत्यु कब हो जाती है, यानी हजाज का 700 जो है 14 ईस्वी में, 714 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो चुकी होती है। और उस तरह से देखते हैं कि वालिद की जगह में सुलेमान आ जाते हैं। लेकिन सुलेमान का गुस्सा ठंडा नहीं होता, क्योंकि वो आपसी दुश्मनी था, कहा जाता है। तो हजाज के जो दामाद थे मोहम्मद बिन कासिम को मार डालना चाहता था, ये कौन, सुलेमान मार देना चाहता था। तो
तो इसलिए अपने मंत्रियों को जो है सिंध की जो है बागडोर संभालने के आदेश दिया मंत्रियों को, और कहा गया कि मोहम्मद बिन कासिम को मोसुल के जेल में जो है डाल दिया जाए, और उसे कठोर यातना के द्वारा दी गई और ताकि उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी थी। दूसरी कहानी यही कहा जाता है इसके बारे में, क्योंकि चचनामा में जो उल्लेख किया गया है सूर्या देवी और परमल देवी का षड्यंत्र का, यानी सूर्या देवी और परमल देवी का जो है इस षड्यंत्र का जो है एक कारण बताया जाता है कि कहा जाता है कि जब राजा दाहिर जो है पुत्रियों के खलीफा के सामने उपस्थित किया गया, तो उन्होंने जो है यानी उस समय जो खलीफा थे, खलीफा को बताया कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और खलीफा ने क्रोधित होकर जो है सैनिकों के आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है बेल की खाल में जो है बंद करके लाया जाए। तो खलीफाओं की जो है जो बात थी सैनिकों ने वैसा ही किया, और जब उसे खलीफा के सामने लाया गया तो उसके दम घुटने से यानी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो चुकी थी। तो जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का नज़ारा दाहिर की जो दोनों पुत्रियों ने जो देखा था, यह नज़ारा देख करके उसके हृदय में बहुत ही हृदय जो है गदगद हो गया था, क्योंकि उनके पिता की जो है हत्या किया था। तो खलीफा की सच्चाई बाद में जो है तुरंत बता देते हैं कि मैंने अपने पिता का बदला के लिए मैं इसके लिए जो है झूठ बोला था। तो इस तरह से जो है यानी परमल देवी और सूर्या कुमारी के द्वारा जब खलीफा को बोला गया तो इन्हें भी जो है हत्या कर दिया गया वैधनाथ तरीके से। तो ये देखते हैं हम लोग जो है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद अब हमारा देखते हैं कि अरबों का सिंध का आक्रमण का प्रभाव। अब प्रभाव के बारे में देखते हैं कि ये प्रभाव सबसे पहले देखते हैं कि राज्य को प्रांत और जिलों में विभाजित किया था। ये राजनीतिक प्रभाव सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 750 ईस्वी के बाद जो है उमैयद खलीफा का शासन समाप्त हो जाता है और अब्बासी खलीफाओं की जो है शासन आ जाता है, और इन खलीफाओं ने क्या उदारता की नीति अपनाता है। फिर भी जो है इनके शासन काल में हम देखते हैं कि सिंध पर जो है अरब वालों का जो है नियंत्रण ढीला पड़ने लगा था। इसमें देखते हैं कि जो सूबेदार थे, दो सूबेदार इनके समय में मंसूर और मूसा, ये सूबेदारी जो करते थे, उस सूबेदारी के संघर्ष में स्थानीय सरदारों की संघर्ष जो है काफी बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप यही हुआ था इस समय, क्योंकि 9वीं शताब्दी के अंत में खलीफा का आधिपत्य सिंध से स्वतंत्र हो गया था। तो इसका प्रभाव था यही कि सिंध के सूबेदारों के द्वारा जो है राज्य में क्या था, यानी राज्य में प्रांतों में बांट दिया था, राज्य में प्रांतों में बांट दिया था। सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक कारण में तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ प्रांत है, प्रांत के बाद जिले, इनमें जो है विभाजित कर दिया था यहाँ। और इन सूबेदारों ने क्या किया था कि प्रांत किले को जो है सैनिक, प्रांत और जितने भी थे सभी जिले में जो है सैनिक अधिकारी नियुक्त कर दिए गए थे। उन्हें लगभग 4000 सैनिक जो है रखने का अधिकार मिला था। लेकिन सैनिक अधिकारी क्या थे, भोग विलास में डूब गए थे। फलस्वरूप यही हुआ कि सैनिकों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ना तो उसे प्रशासन का ज्ञान था, ना ही न्याय व्यवस्था का ज्ञान था, ना ही राजस्व प्रणाली का ज्ञान था। तो ब्राह्मणों को उसको जो है कर वसूलने में काम लगाया जाता था, यानी कर टैक्स वसूलने के लिए ब्राह्मणों को लगाया जाता था। ब्राह्मणों को कर वसूलने के काम में के साथ साथ हम देखते हैं कि जजिया कर भी लगा दिया था। यहाँ क्या था, जजिया कर लगाया जाता था। और ये जजिया कर हम देखते 3 तरह के होते थे। एक 48 दिरहम दी जाती थी पहला, दूसरा 24 दिरहम, और एक जो है यहाँ 15 दिरहम। ये 3 तरह के जो है यहाँ पर जो है जजिया लगाया था। ये हमारा जो है जितने भी प्रभाव में देखते हैं, क्योंकि प्रांतों जिलों में जितने भी सुबेदार थे ये सब काम किए थे। और यह भूमि टैक्स भी देखते हैं क्या था, यानी हम देखते हैं कि भूमि टैक्स जो है ये 2/5 से लेकर 1/4 भाग लिया जाता था। राज्य का खर्च कैसे चलता था, लूट का माल होता था, जजिया टैक्स से होता था, और भूमि टैक्स से, यही राज्य का पूरा तरह से खर्च चलता था इस समय। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक जो है प्रभाव, एक नई जाति का जो यहाँ पर हुआ, अस्थायी आवास हुआ। और राजनीतिक दबाव, यह क्या है कि राजनीतिक दबाव और प्रलोभन से इस्लाम की ओर लोग आकर्षित हुआ था।
इसमें यही था कि सिंध विजय में एक नई जाति का उदय के साथ साथ यहाँ स्थायी निवास जब करने लगे तो मुसलमान जितने भी थे, भारत में आने वाली तमाम जितने भी जातियां थी, सब उससे अलग थे। यहाँ पर थोड़ी जो है नए सामाजिक विभेद की शुरुआत हुई, लेकिन इन लोगों ने जो है राजनीतिक दबाव और कुछ प्रलोभन देकर सिंध के छोटे छोटे जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, सभी इस्लाम की ओर जो है, यानी जो है इस्लाम की ओर जो है आकर्षित हुआ। तो इसका परिणाम स्वरूप यही हुआ कि मुसलमान जाति में जितने भी दूसरे नस्ल के लोग भी थे वो भी समाहित होने लगे थे, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगे थे। तो मुसलमान भी देखते बहुत सारे से हिंदू लड़कियों से भी विवाह करने लगे थे इन क्षेत्रों पर। ये क्या था कि वहां पर करने लगे थे। बात देखते हैं कि धार्मिक प्रभाव, ये धार्मिक हिंदू धर्म पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था, क्योंकि देखते हैं कि सिंध विजय से भारत में एक नए धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था इस समय। और सिंध विजय से पूर्व हम क्या देखते हैं कि इस्लाम व्यापारियों का धर्म था। इस समय क्या था, इस सिंध का आक्रमण के पहले क्या था, व्यापारियों का धर्म था। उसने कुरान की बातों को बहुत ही प्रमुखता रूप से रखते थे। लेकिन सिंध विजय के बाद क्या था, इस्लाम शासक का धर्म बनकर नहीं बल्कि भारत में फैलने लगी थी। इसीलिए उसे धर्म का गुण जो है ही समाप्त हो गया था। इसने धर्म के नाम पर क्या किया, इन लोगों ने जुल्म किया, अत्याचार किया, अनाचार किया, दबाव का रूप ग्रहण कर लिया था। इसलिए इस्लाम में घृणा, भेदभाव और संकीर्णता आ गई और इसका प्रभाव क्या था, हिंदू धर्म पर प्रभाव पड़ा। अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस्लाम और हिंदू धर्म में कट्टरता का बीज बोने का काम भारत में सिंध विजय से हुआ। इस तरह से देखते हैं, अगला देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। सांस्कृतिक अरबवासी जितने भी थे सब भारतीय बौद्ध पंडितों और ब्राह्मणों को जो है गुरुओं के जितने पर सब आते थे और यहाँ से क्या किए, यहाँ से जो है भारत से दर्शन का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, चिकित्सा शास्त्र ज्ञान, गणित, रसायन, भूगोल, ये सब शिक्षा ग्रहण करने लगे। अरब के खलीफा ने भारत के विद्वानों को जो है अपने यहाँ मंगवाकर अरबी ग्रंथों में बहुत सारे अनुवाद किया। कहा जाता है कि हारून अल रशीद के अनुसार कहा जाता है कि इतिहास है कि बगदाद का दरबार जो है संस्कृत के पंडितों का पूरा भरा रहता था। वह दरबार बगदाद में संस्कृत में अरबी में अनुवाद के लिए जो एक अलग जो है विभाग की स्थापना किया था। बहुत सारे भारतीय चित्रकार, वास्तुकार, चिकित्सक, ये सब बगदाद में रहते थे उनके दरबार में। तो इस तरह से एक इतिहासकार और ने कहा है, तबारी इतिहासकार, उन्होंने कहा है खलीफा का जो चिकित्सक था वो कौन थे, भारतीय था। तो इस तरह से कहा जाता है ये 0 से 9 तक के अंक जो है और दशमलव प्रणाली, शतरंज का खेल, ये सब क्या है, ये सब ज्ञान प्राप्त किया भारत से अरबों ने। अरब के सूफी मत पर, बौद्ध धर्म पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था, देखा जाता है, माना जाता है। और इस तरह से हम यह देखते हैं कि यहाँ पर एक कुरान का हितोपदेश कथा पर जो है पंचतंत्र का प्रभाव देखा जाता है। इस तरह से जो है अरब वालों के जो है सिंध विजय के बाद देखते हैं कि ज्ञान विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष इत्यादि जितने भी है अरब के माध्यम से ही जो है 10वीं शताब्दी में देखते हैं कि 10वीं शताब्दी भारतीय ज्ञान जो है यूरोप की ओर गया था। तो ये हमारा जो है सिंध विजय, यानी हम देखते हैं कि अरबों का सिंध विजय पर आक्रमण का जो प्रभाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो जितने भी सारा था यूरोप जो है ज्ञान चला गया। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कैसी आपको वीडियो लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।